कैसे हो सभी लोग। देखो बच्चों, मैंने क्लास के अंदर चैप्टर 3 है वो शुरू कर रखा है, चैप्टर 3 स्टार्ट कर रखा है, मानव प्रजनन है। और मानव प्रजनन के अंदर भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं नर जनना या नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं, है ना। नर जनन तंत्र में हम लोगों ने वृषण का अध्ययन कर लिया है, जिसे प्राथमिक जनन अंग बोला जाता है नर का। तो नर का प्राथमिक जनन अंग क्या होता है? वृषण। एक जोड़ी होते हैं वृषण। अब ये तो है प्राथमिक अंग, जिसका अपन ने संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। उसके अनुपस्थ काट का चित्र भी हम लोगों ने देखा था और उसका अध्ययन किया था। आज अपन बात करेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग जो है नर के प्रजनन में जो और कौन कौन से सहायक अंग हैं, जिन्हें सहायक अंग भी कहते हैं और द्वितीयक अंग भी कहते हैं। तो देखो, इधर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ एक बार, फिर इधर अपन पूरा बड़ा बना के देखेंगे। तो देखो, कल हमने बात की थी कि एक जोड़ी वृषण है जो उदर गुहा के बाहर कहाँ है? वृषण कोश में है। उदर गुहा के बाहर कहाँ पाए जाते हैं? वृषण कोश में पाए जाते हैं। ये जो वृषण है, यहाँ से एक उभार या टोपी नुमा संरचना निकलती है और ये टोपी नुमा जो संरचना है वो आगे जाकर के एक पतली नलिका में खुल जाती है। इतनी बात हुई थी ना। तो वृषण, ये तो क्या है? वृषण। और वृषण कहाँ पाए जाते हैं? वृषण कोश में पाए जाते हैं। तो आज वृषण कोश है, फिर अधिवृषण है, शुक्रवाहिक है, ठीक है, शुक्राशय है। इन सब का आज अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो पहले किसकी बात करते हैं? सबसे पहले अपन लेते हैं द्वितीयक अंग के अंदर वृषण कोश। किसकी बात करेंगे? वृषण कोश क्या होता है? तो जो वृषण है वो उदर गुहा के बाहर एक बैग नुमा संरचना में पाया जाता है। उदर गुहा के बाहर एक बैग नुमा संरचना में पाया जाता है। ये जो बैग नुमा संरचना है, इसे क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। ये जो वृषण कोश है, इसमें क्या है? वृषण। ये लो, ये मैं फिर से वृषण बना दूं। अब सुनो, ये जो वृषण कोश है, इसके अंदर पेशियां पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है? पेशियां। तो अरेखित पेशियां जो वृषण की तरफ पाई जा रही है ना, ये मान लो ये वृषण की तरफ पाई जा रही है। जो पेशी वृषण की तरफ पाई जा रही है, वृषण कोश की उस पेशी का नाम होता है डोरटस पेशी। क्या नाम है इसका? डोरटस पेशी कहते हैं। अब देखो, ये तो हो गया बैगनुमा संरचना, तो हो गई वृषण। इसमें क्या पाया जा रहा है? वृषण कोश पाया जा रहा है। तो अब ये बाहर वाला हिस्सा क्या है? उदर गुहा। उदर गुहा, बात समझ में आ रही है ना। उदर गुहा में एक बैग है, उस बैग में क्या है? वृषण है। तो बाहर वाला हिस्सा क्या हो गया? उदर हो गया। तो वृषण की वो पेशी जो उदर की तरफ है, वृषण की वो पेशी जो उदर की तरफ है, जिसे क्या कहते हैं? क्रीमास्टर पेशी कहते हैं। क्रीमास्टर पेशी कहते हैं। दो पेशी याद होगी। जो पेशी किधर है, जैसे मान लो मैं ऐसे बना दूं, ऐसे, ये तो हो गई वृषण की तरफ डोरटस पेशी हो गई। ये किधर हो गई? उदर गुहा की तरफ क्रीमास्टर पेशियां हो गई। अब ये जो क्रीमास्टर है, एक बार वापस से बनाऊं डायग्राम, देखो एक बार वापस, ये लो, ये हो गई डोरटस और ये हो गई डोरटस और ये हो गई क्रीमास्टर। अब सुनो, ये क्रीमास्टर आपको किधर दिखाई दे रही है? उदर गुहा की तरफ दिखाई दे रही है क्या? तो इसका मतलब क्रीमास्टर किससे जुड़ी है? उदर गुहा से जुड़ी है। तो क्रीमास्टर उदर गुहा से वृषण नाल के द्वारा जुड़ी रहती है। वृषण नाल के द्वारा जुड़ी रहती है। देख लो एक बार, फटाफट देखो, नाम याद कर लो, फटाफट देख के नाम याद कर लो।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। यानी कि ये इसका आधा भाग इधर जुड़ा है, आधा भाग इधर जुड़ा। आधे भाग से जुड़ने वाले पार्ट को क्या कहते हैं? क्रीमास्टर पेशी कहते हैं। और इससे ये उदर गुहा से जुड़ा है, जिसे क्या कहते हैं? वृषण नाल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो वृषण कोश है, इसका तापमान शरीर के तापमान से, इसका तापमान शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है, जो शुक्र जनन की क्रिया के लिए जरूरी है। हमारे शरीर का तापमान कितना है? 37 या 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो शुक्र जनन की क्रिया नहीं कर सकता, इतने तापमान पर शुक्राणु का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए ही वृषण जो कोश है, इसका तापमान शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणु निर्माण के लिए जरूरी है। अब सुनो, अगर सर्दियों के अंदर वृषण कोश अपने तापमान को कैसे नियंत्रित करता है? कि सर्दियों में तो वैसे ही तापमान कम होता है, तो वृषण कोश सर्दियों में अपने तापमान को कैसे नियंत्रित करता है? तो सुनो, सर्दियों के अंदर डोर्टस मसल्स और क्रीमास्टर जो मसल्स है, इनमें संकुचन की क्रिया होती है, और ये संकुचन करके किधर खिसक के आ जाते हैं? उदर गुहा की तरफ खिसक करके आ जाते हैं। ये दोनों मसल्स ऐसे है ना, इनमें संकुचन होगा और कहाँ आ जाएगी? उदर गुहा के संपर्क में आ जाएगी, जिससे वृषण भी किसके संपर्क में आ जाएगा? उदर गुहा के संपर्क में आ जाएगा और तापमान नियंत्रित हो जाएगा। बस इतनी सी बात कहने की। सर्दियों में डॉर्टस पेशी और क्रीमास्टर जो पेशी है, उसमें संकुचन होगा, जिससे वृषण उदर गुहा के संपर्क में आ जाता है और तापमान नियंत्रित हो जाता है। सारी बातें समझ में आ गई वृषण से संबंधित। पेशिया की बात कर ली, ये कोश होता है, इसके तापमान की बात कर ली, और सर्दी में तापमान किस प्रकार से नियंत्रित होगा, इसकी हमने बात कर ली है। बात समझ में आ गई? चलो, उसके बाद में देखो, जैसे एक बार डायग्राम में फिर यहाँ बना दूँ एक बार। वृषण, और ये हो गया वृषण कोश। अब छोटा ही बनाएंगे, एक बार भी और चीज़ें बनानी। अब सुनो, कल वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने इस अध्ययन किया था कि यहाँ देखो, यहाँ अध्ययन किया था हम लोगों ने कि यहाँ पर ये टेस्ट वृषण पट्टिकाएं हैं। ये जो वृषण पट्टिकाएं हैं, इनके अंदर कुंडलित रूप से शुक्र जनक नलिकाएं पाई जाती है। ये शुक्र जनक जो नलिकाएं हैं, वो आगे जाकर के एक नलिकाओं का जाल बनाती है। ये जो नलिकाओं का जाल बना, इसे रेटे वृषण कहते हैं, इसे रेटे वृषण कहते हैं। अब ये रेटे वृषण एक नलिका के माध्यम से अधिवृषण में खुलता है। नलिका के माध्यम से कहाँ खुलता है? अधिवृषण में खुलता है। तो रेटे वृषण तो ये हो गया पूरा जाल, और ये नलिका जो बनी ना, इस नलिका को क्या कहते हैं? शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। शुक्र वाहिकाओं की सहायता से रेटे टेस्टिस कहाँ खुलता है? अधिवृषण में खुलता है। तो यहाँ सुनो, एक ऐसी उभारनुमा संरचना है, एक ऐसी उभारनुमा संरचना मिलेगी, जिसे क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। तो अगला अंग क्या होगा? अधिवृषण। अधिवृषण जो है वो वृषण को घेरे हुए रहते हैं। अधिवृषण के 3 भाग है। ये हो गया अधिवृषण शीर्ष भाग, अधिवृषण मध्य भाग
और अधिवृषण पूछ भाग। 3 भाग हो गए अधिवृषण के। अब जो ये शुक्र वाहिकाएं हैं ये कहाँ खुलती है? ये शुक्र वाहिकाएं खुलती है अधिवृषण के शीर्ष भाग में खुलती है और ये अधिवृषण के अंदर शुक्राणु का विसर्जन कर देती है। शुक्राणु का विसर्जन कर दिया जाता है। इसी अधिवृषण के इस भाग पर शुक्राणु को पोषण प्रदान किया जाता है, वह इसे परिपक्वन होते हैं। यहाँ पर शुक्राणु परिपक्व होते हैं और वह कुछ समय के लिए इन्हें पोषण प्रदान किया जाता है। मध्य जो भाग है थोड़ा सकरा भाग होता है। अंतिम भाग पूछ भाग कहलाता है, जो आगे जाकर के शुक्र वाहिनी में खुलता है। शुक्र वाही में खुल जाता है। शुक्र वाहक बोल दो, ये लो, इसके अंदर जाके क्या हो जाता है? खुल जाता है। बात समझ में आ गई? शुक्र वाहिनी बोल दो चाहे शुक्र वाहिनी में खुल जाता है। ये तो है वाहिनी काय, वाहिकाय। अब अधिवृषण से शुक्राणु एक नली में प्रवेश करते हैं। ये जो पतली नली होती है जिसे शुक्र वाहिनी कहते हैं, इस नली के अंदर एक तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है। यह तरल पदार्थ शुक्राणु के लिए नलिका का माध्यम चिकना बनाता है। नलिका की दीवारों के द्वारा एक चिपचिपा तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है जो शुक्राणु के गमन में सहायक करता है। नलिका जो है आगे जाकर के यह नलिका आगे की तरफ वृद्धि करती है और मूत्राशय के पश्च भाग से होते हुए एक गोलाकार संरचना का निर्माण करती है। इस गोलाकार संरचना को तुम्बिका कहते हैं। इस तुम्बिका के अंदर कुछ समय के लिए शुक्राणु रहते हैं। अस्थायी रूप से शुक्राणुओं का संग्रह किया जाता है। इसी तुम्बिका वाले आगे की तरफ इस तुम्बिका वाले भाग में शुक्राशय ग्रंथि आके खुलती है। क्या खुलती है? यहाँ पे शुक्राशय ग्रंथि आके खुलती है। वह भाग जहाँ पे शुक्राशय है, शुक्राशय और तुम्बिका जहाँ आपस में खुलती है उस जगह को स्क्लन कहते हैं। स्क्लन स्तर कहते हैं या स्क्लन नलिका कहा जाता है। ये स्क्लन नलिका आगे की तरफ जाकर के मूत्र मार्ग में खुलती है। तो क्या था? अधिवृषण के पश्च भाग से एक पतली नलिका निकलती है। इस पतली नलिका को शुक्र वाहिनी कहते हैं। ये जो नलिका है वो अधिवृषण से शुक्राणुओं के परिवहन का कार्य करती है। इस नलिका के अंदर एक तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है जो शुक्राणुओं के गमन में सहायक होता है, ताकि आराम से शुक्राणु इस नली के अंदर क्या कर सके? गमन कर सके। यह जो है यह मूत्राशय के पश्च भाग से निकलती है। यह नलिका मूत्राशय के पश्च भाग से निकलती है। तो ये हो गया मूत्राशय, ये क्या हो गया? मूत्राशय। और ये हो गया मूत्र मार्ग। और ये आकर के सब एक जगह खुल जाते हैं। ऐसे खुल गए क्या? सब एक जगह खुल गए ये लोग और मिलकर के एक
पतली और नलिका का निर्माण करते हैं। ये जो पतली नलिका है ये आगे जाकर के, ये जो पतली नलिका होगी ये आगे जाकर के क्या बनाती है, एक छिद्र में खुल जाती है, एक छिद्र में खुल जाती है। जिसकी बात एक बार सुनो मेरी बात। पहले क्या कर लिया, शुक्र वाहिनी की बात पूरी हो गई हमारी। एक पतली नलिका होती है जिसके में जो शुक्राणु है उनका परिवहन किया जाता है। इसका आगे का भाग फूला तुम्बिका कहते हैं और तुम्बिका में अस्थायी रूप से जो शुक्राणु होते हैं उनका संग्रह किया जाता है, उनका संग्रह किया जाता है। तुम्बिका की नलिका और शुक्राशय की नलिका जहाँ खुलती है उसको स्खलन नलिका कहते हैं। स्खलन जो नलिका है वो आगे जाकर के कहाँ खुलेगी, मूत्र मार्ग जिसमें आके खुल जाएगा और ये एक और पतली, एक और छिद्र का निर्माण कर लेंगे। ये छिद्र कहाँ तक जाएगा, ये पेनिस तक जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी, मूत्र मार्ग की। मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग क्या है, मूत्राशय है, उसकी नलिका है, ठीक है। मूत्राशय से मूत्रवाहिनी निकल करके, मूत्रवाहिनी निकल करके स्खल नलिका से मिल जाती है, मूत्रवाहिनी निकल करके स्खल नलिका से मिल जाती है। स्खलन जो नलिका है वो आगे जा करके क्या बना लेती है, मूत्र मार्ग बना लेती है। जो ये मूत्र मार्ग है वो आगे जा करके जो पेनिस है, जो सीशन है, उसके अग्र भाग पर खुलता है। पेनिस के अग्र भाग पर खुलेगा और खुल करके मूत्र जनन छिद्र का निर्माण करते हैं, मूत्र जनन छिद्र का निर्माण करते हैं। मूत्र जनन छिद्र के द्वारा मूत्र भी त्यागे जाते हैं और शुक्राणु भी त्यागे जाते हैं, दोनों ही काम होता है। इतनी बात हो गई। अब उसके बाद में है ना, मूत्र नलिका और स्खलन, ये स्खलन नलिका आ गई, ये मूत्र नलिका, ये दोनों मिल गई, बस यहाँ पे आगे क्या दिक्कत है। अब उसके बाद में सुनो, अगला क्या रहेगा, बाह्य जननांग। नर का बाह्य जननांग किसे कहा जाता है, तो नर का बाह्य जननांग कहते हैं शीशन को। नर का बाह्य जननांग क्या होता है, शीशन। तो शीशन नर का यह एक बेलनाकार बाह्य संरचना होती है, बेलनाकार बाह्य संरचना होती है, जहाँ पर मूत्र मार्ग आकर के खुलता है, जहाँ पर मूत्र मार्ग आकर के खुलता है। शीशन का आगे का जो उभारनुमा भाग होता है इसे शीशन मूंड कहते हैं, शीशन मूंड कहते हैं। वह जो शीशन मूंड है इसकी जो त्वचा है वो लचीली होती है, त्वचा लचीली होती है। तो जो त्वचा लचीली है उसे क्या कहते हैं, त्वचा अग्रछंद कहते हैं, अग्रछंद कहते हैं। क्योंकि इसका आगे का जो फुला हुआ पार्ट है वो तो शीशन मूंड कहलाता है, क्या कहता है, शीशन मूंड कहलाता है। और त्वचा लचीली होती है, सिकुड़ जाती है, एज गई इकट्ठी हो जाती है इसकी त्वचा, और उसे क्या कहा जाता है, अग्रछंद कहा जाता है। और ये जो अग्रछंद है ये जनन छिद्र में खुल जाता है, मूत्र जनन छिद्र में खुल जाता है। ये एक बेलनाकार संरचना है। साथ ही साथ में अपन ये कहेंगे कि इसके अंदर कुछ कोष्ठ पाए जाते, उन कोष्ठ को डोरिया कहते हैं। 3 डोरिया पाई जाती है, यानी कि ऐसे से 1, 2 और 3 आंतरिक संरचना में कुछ डोरियां पाई जाती है, पृष्ठ सतह पर, अग्र सतह पर, है ना, पार्श्व सतह पर। और ये क्या पाई जाती है, डोरिया पाई जाती है। इसके अंदर ऐसे बना दो डोरिया, ये लो, ये डोरिया। अब ये जो शीशन है, इस शीशन को बाह्य जननांग कह दिया, क्या कह दिया, बाह्य जननांग कहा जाता है।
शीशन के द्वारा कोपुलेशन के समय वीर्य सेचन किया जाता है। वीर्य सेचन किया जाता है। वीर्य सेचन का मतलब ये होता है कि कोपुलेशंस के समय, काम अवस्था के समय जो शीशन होता है इसे मादा की योनि में प्रवेश करवाया जाता है और जिसके द्वारा शुक्राणु को मादा के शरीर में छोड़ दिया जाता है। तो जिस समय कामावर्ती होती है या शीशन को किसमें प्रवेश करवाना होता है, मादा की योनि में प्रवेश करवाना होता है, उस समय जो शीशन है वो बिल्कुल टाइट हो जाता है। शीशन के टाइट होने पर इन डोरियों के अंदर रक्त भर जाता है और ये बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। उस समय इस जनन छिद्र में से क्या बाहर निकलते हैं, क्या बाहर वीर्य, और जो वीर्य है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं, जिसे मादा की योनि में पहुंचा दिया जाता है। इस क्रिया को यानी पेनिस के द्वारा मादा की योनि या गर्भाशय में वीर्य का प्रवेश करवाना क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। सामान्य अवस्था में जब वीर्य सेचन नहीं हो रहा है, सामान्य अवस्था के समय इस मूत्र जनन छिद्र के दौरान केवल मूत्र को त्यागा जाता है। उस समय इन डोरियों के अंदर रक्त नहीं होता है और ये डोरियां खाली रहती है। तो ये हो गया बाह्य जनन, कोपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं इसको, ठीक है। मेथुनांग, कोपुलेटरी ऑर्गन को क्या बोलते हैं, मेथुनांग अंग भी कहा जाता है। बस ये तो हो गए अंग, सहायक अंग। अब हम बात करते हैं इस क्रिया में शामिल होने वाली सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, तो सुनो सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी है। ये है स्खलन नलिका, ये है मूत्र नलिका, मिलकर के क्या बना लेती है, मूत्र मार्ग बना लेती है जो पेनिस तक जाता है। अब हम सहायक ग्रंथियों में सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक सहायक ग्रंथि लेंगे शुक्राशय। पहली ग्रंथि का क्या नाम है, शुक्राशय। एक जोड़ी है, क्योंकि अपन तो एक सिंगल डायग्राम ही तो बना रहे, एक जोड़ी होती है। ये जो शुक्राशय है, मैथुन के समय इस शुक्राशय के द्वारा एक सफेद चिपचिपा पदार्थ स्रावित किया जाता है। ये जो सफेद चिपचिपा पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर फ्रैक्टोज है, फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है, प्रोस्टागैलेंस पाए जाते हैं, फ्रैक्टोज, प्रोस्टागैलेंस, कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। यह जो चिपचिपा स्राव है, यह चिपचिपा स्राव शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है और साथ ही साथ में जब शीशन के द्वारा शुक्राणुओं को मादा की योनि में त्यागा जाता है, तो उस समय योनि के अम्लीय माध्यम से शुक्राणु की सुरक्षा करता है। योनि के अम्लीय माध्यम से शुक्राणु की सुरक्षा करता है। तो शुक्राशय के द्वारा एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित किया जाता है। कब, मैथुन के समय। तो इस चिपचिपे पदार्थ को यहाँ छोड़ दिया जाएगा स्खलन नलिका के अंदर। स्खलन नलिका ने यहाँ से क्या आ रहे हैं, यहाँ से शुक्राणु आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो शुक्राणु है, जब ये शुक्राणु मूत्र मार्ग से होते हुए पेनिस के द्वारा यानी शीशन के द्वारा मादा की योनि में जाएंगे, इस रास्ते पर इन्हें एक तो ये ऊर्जा प्रदान करवाता है, भोजन प्रदान करवाता है और साथ साथ में योनि के अम्लीय माध्यम से सुरक्षा प्रदान करेगा। अब ये जो पदार्थ बना है, ये जो तरल पदार्थ बना है, ये 60% वीर्य बनाता है।
60% किसका भाग बनाता है? वीर्य का भाग बनाता है। वीर्य है क्या? वीर्य नर जननांग की सहायक ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित किया गया सफेद रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। अब यहाँ देखो, एक ग्रंथि पूरी हो गई, उसके काम मैंने उधर लिख दिए हैं। दूसरी ग्रंथि है, ये जो मूत्राशय है इसके जस्ट नीचे एक और ग्रंथि पाई जाती है दोनों तरफ। इस ग्रंथि का नाम होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है यह भी एक तरल पदार्थ स्रावित करती है। एक मिनट, रेड पेन से लिख दूं अलग कलर से। एक तरल पदार्थ स्रावित करती है। इसका जो स्राव है, इस स्राव के अंदर ये भी एक देखो, ये तो तरल पदार्थ है, वो ये यहाँ से होते हुए यहाँ आ गया ना, फिर यहाँ मिल गया, ये तरल पदार्थ भी मिल गया। इसका जो तरल पदार्थ है ये 25% भाग वीर्य का बनाता है। 25% भाग वीर्य का बनाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का जो तरल पदार्थ है उसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम मुख्यतः स्पर्मीन एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम है। और यह एंजाइम वीर्य स्कंदन को रोकते हैं, यानी कि वीर्य को फटने से रोकते हैं। वीर्य एक क्या है? सफेद रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ, वो फट नहीं जाए। अरे फटने का मतलब मान लो अपना दूध होता है, दूध के जैसा चिपचिपा पदार्थ है, वो तो वीर्य हो गया। लेकिन कई बार दूध फट जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे स्कंदन कहते हैं। तो ये वीर्य फट नहीं जाए, इसका स्कंदन नहीं हो जाए, ये रोकने का काम किसका होता है? एंजाइम का होता है। ठीक है, अब पूछिए कि वीर्य किसे कहते हैं। अब आपका आंसर पूरा निकलेगा। प्रोस्टेट ग्रंथि शुक्राशय के द्वारा स्त्रावित सफेद चिपचिपे पदार्थ को वीर्य कहते हैं। इस वीर्य में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो वीर्य स्कंदन को रोकते हैं। वह इसके अंदर फ्रैक्टोज, ये शकरा है, प्रोस्टोग्लैंड है, कैल्शियम आयन पाए जाते हैं जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वह शुक्राणु को योनि की अम्लीयता से बचाते हैं। तो ये पूरा आंसर बन गया वीर्य किसे कहते हैं। और कई बार पूछ लिया जाता है वीर्य क्या होता है, तो ये पूरा वीर्य हो गया। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ नर में यह ग्रंथि आकार में बढ़ने लगती है, वरना तो छोटी सी है। लेकिन कई बार, सब में नहीं, कुछ लोगों में, कुछ नर के अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ग्रंथि बढ़ने लगती है, जिसे मूत्र त्याग में परेशानी होती है। उस समय इस ग्रंथि को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है कि बढ़ती उम्र में क्या काम है इस ग्रंथि का, है ना, फिर से निकाल दिया जाता है। अब उसके बाद में एक ग्रंथि और बच गई, वो ग्रंथि भी देखते हैं भाई कौन सी है। ये हटाओ, सारी चीजें हटाओ। अब सुनो, यहीं पर एक और ग्रंथि पाई जाती है, सहायक ग्रंथि, जिसका नाम है काउपर ग्रंथि, या फिर इस ग्रंथि को एक बुल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। काउपर ग्रंथि कह दो या बुल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि कह दो। अब जो काउपर ग्रंथि या बुल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि है, यही तो है, चलो इसको साफ कर दूं, यही तो है ये ग्रंथि। ये रही, दोनों साइड में लगी है, ये लो ऐसे लगी हुई है ना, दोनों साइड में दिखाई दे रही है। ये ग्रंथि भी एक तरल को स्राव करती है। ये जो तरल होता है इसकी प्रकृति, अच्छा वीर्य की प्रकृति आपसे पूछ ले तो देखो, अम्लीयता को नष्ट कर रहा है, तो 100% इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय है, क्योंकि जब योनि की अम्लीयता को खत्म कर रहा है तो क्षारीय प्रकृति का होता है। अब काउपर ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित जो तरल पदार्थ है वो भी क्षारीय प्रकृति का होता है,
कब स्राव होगा? स्खलन के समय ही स्रावित होता है। ये जो है इसका जो गाढ़ा पारदर्शी तरल पदार्थ है, गाढ़ा है, पारदर्शी है, तरल पदार्थ है, जो मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है, जो मूत्र मार्ग को क्या बनाता है? चिकना बनाने का कार्य करता है। मूत्र मार्ग को क्या करता है? चिकना करता है। एक बार स्खलन के समय, मिथुन के समय मूत्र मार्ग को क्या करता है? चिकना करता है। ठीक है। मूत्र मार्ग में अगर अम्लीयता है तो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट कर देता है, कि खुद क्षारीय प्रकृति का है। और साथ ही साथ में जब वीर्य को मादा की योनि में छोड़ा जाता है तो मादा की जो योनि उसको चिकना बनाने का कार्य करता है। मादा की जो योनि है उसको क्या करता है? चिकना बनाने का कार्य करता है। एक बार पढ़ लो सारे के सारे, फटाफट बोर्ड पे लिखे हुए रीडिंग मार लो। ठीक, क्या क्या काम है इसके? क्षारीय प्रकृति का मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। 2, फिर उस क्योंकि यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ तागेगा तो यहाँ आ जाएगा ही, फिर इसकी अम्लीयता को खत्म कर देता है और जो योनि है उसकी अम्लीयता खत्म करता है और मैथुन के लिए सुगम रास्ता प्रदान करता है, यानी कि योनि को चिकना बनाने का काम करता है। तो ये सारे काम किसके हो गए? काउपर ग्रंथि के। अब बात सुनो मेरी, जो वीर्य है वो योनि की अम्लीयता से शुक्राणुओं को तो बचाता है, लेकिन योनि के रास्ते को चिकना नहीं बनाता। ये काम किसका होता है? काउपर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित स्राव का होता है। मैथुन के लिए रास्ते को चिकना बनाने का यही करता है। और ये क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, अम्लीयता से शुक्राणुओं की सुरक्षा करता है। तो ये हमने कर लिया नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र के अंदर देखो, प्राथमिक जनन अंग तो क्या था? वृषण। तो वृषण का पूरा अध्ययन हमने किया था। फिर हमने अध्ययन किसका किया है? द्वितीयक लैंगिक अंग जो होते हैं उनका अध्ययन किया है, जिसमें क्या क्या थे? अधिवृषण था, शुक्र वाहिनी थी, फिर उसके बाद के अंदर मूत्र मार्ग था, मूत्रवाहिनी थी, मूत्र मार्ग था, मूत्रवाहिनी थी, मूत्र मार्ग था, और बाह्य जननांग क्या था? शीशन था। कुछ सहायक ग्रंथियां थी, उन सहायक ग्रंथियों में एक जोड़ी शुक्राशय है और प्रोस्टेट ग्रंथि है और काउपर ग्रंथि है। तो इन सबको मिला करके हमारा नर जनन तंत्र जो है उसका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उसकी संरचना हमने बनाई थी और सभी भागों का अध्ययन कर लिया है। वृषण के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि एंड्रोजन जो होगा वो क्रिया करके किसके निर्माण में सहायता करता है? शुक्राणु के निर्माण में सहायता करता है। ये अपन पढ़ेंगे, है ना, यानी कि हमारा जो आगे अपन पढ़ेंगे ना, शुक्राणु का निर्माण करेंगे, अंडाणु का निर्माण करेंगे, तो शुक्राणु के निर्माण में कौन कौन से हार्मोन जिम्मेवारी निभाते हैं उन सबका अलग से एक पर्सन बनाएंगे जो एग्जाम में आता भी तो है। और लेकिन आज की जो हमारी क्लास थी वो नर जनन तंत्र पे थी, जो कंप्लीट हो चुकी है। तो ओके बच्चों, सभी बच्चे इस टॉपिक को समझे आराम से, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ लेना। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी यही ख़त्म होती है।